हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 क्लाइमेट करने वाले हैं। चैप्टर में आप देखेंगे कि हम यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और मैं इस चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है चूँकि, तो जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं मैं उन पर अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने देखना है, केवल अंडरलाइन वर्ड्स को आपने देखना है, ठीक। और जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम आते देख लीजिए यहाँ पे क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट समझने से पहले हम लोग वेदर को समझेंगे पहले, है ना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वेदर क्या है। कि वेदर जैसे कि आप डेली चेंजेस होने वाले मौसम में परिवर्तन आपके वेदर कहलाते हैं, है ना। अभी सुबह में धूप निकल रही है, थोड़े से बादल हो जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। तो पहले वेदर कैसा था? धूप निकल रही है तो सनी वेदर, और जैसे कि बारिश हो गई तो फिर वो रेनी वेदर। तो वेदर तो रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी एक समय पे जो उस समय जो घटना है वो वेदर है। और जो एक जैसी घटना, यानी कि एक जैसी सॉरी मतलब एक जैसा मौसम अगर लंबे समय तक रहता है तो वो क्लाइमेट है। यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो प्रेजेंट में है आपकी, तो वो तो वेदर है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप समझें। और क्लाइमेट है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबा समय लेती है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट से जैसे कि हम समझते हैं कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि जाड़े, है ना, तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं जाड़े, ठीक। और उसके बाद आपका जैसे हो गया बरसात, है ना, तो ये हो गया लंबे समय तक है ना। कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट। या आप किसी पार्टिकुलर प्लेस की ले लें तो वहाँ पे जैसे ठंडे पहाड़ों पे ठंडे रहते हैं तो मौसम ठंडा ही रहता है ना। तो वहाँ की क्लाइमेट हम कोल्ड क्लाइमेट कहेंगे। तो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल वेदर कंडीशन, ठीक, वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट और वेदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद हम आते हैं, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। जो क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं उसमें कई में बांट दिया गया है हमारे संसार को। क्या आप जानते हैं उन क्लाइमेट रीजन को, है ना। तो डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया, कि इंडिया की क्लाइमेट के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। द वर्ड, आप सबसे पहले इन्होंने एक चीज़ दी है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। सऊदी अरेबिया का एक वर्ड है मौसिम, उससे बना है मानसून वर्ड। इसका मतलब होता है सीज़न, ठीक है। मौसम वर्ड का मतलब जो होता है सीज़न। और मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक साल में हर साल एक सीजनली, यानी कि एक निश्चित समय पर, एक निश्चित सीज़न पर जो है आपकी एक हवाएं चलती हैं इंडिया में, है ना। तो उसको हम मानसून कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम। तो ये देखिए, जो भी अंडरलाइन वर्ड है आपको वो देखना है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। तो हमारी जो क्लाइमेट है ना इंडिया की, वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। और एशिया में दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंडली मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। यानी हमारा जो देश है वो साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ आता है। वैसे साउथ एशिया में हमारा कंट्री यानी इंडिया आता है। और हमसे इधर को आपका जैसे वर्मा, बांग्लादेश, ठीक है, आपका इंडोनेशिया, तो ये साउथ ईस्ट कंट्री हो जाएंगे, ठीक। तो इनमें मानसून टाइप क्लाइमेट ही सब में है। आगे बात करते हैं हम कि समर गर्मियों में जो पारा है वो ऑक्सीजनली टचेस, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, इतनी गर्मी होती है राजस्थान में, है ना। और वेयर इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन जो है पहलगाम इन जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान में अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा पारा, तो जम्मू कश्मीर में कितना चलता है? लगभग जम्मू कश्मीर में चलता है 20 डिग्री, ठीक है। और विंटर में नाइट टेम्परेचर जो जम्मू कश्मीर का है वो बहुत ही लो हो जाता है। जम्मू कश्मीर में जगह है द्रास, तो वहाँ पे पहुँच जाता है टेम्परेचर कितना, लगभग कि -45 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि तिरुवनंतपुरम, है ना, ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अब वेरिएशन समझ लीजिए आप कितना, देखिए 45 नीचे और 22 ऊपर में, तो 45, और ये 40, 50, 60 और 67,
लगभग 67 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर, यानी इतना वेरिएशन इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं सर्टेन प्लेस देयर इज़ ए वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। तो दिन और रात में कितना बड़ा डिफरेंस होता है कहीं कहीं, तो वो जगह बताइए इन्होंने। देखो जैसे कि क्या, थार डेजर्ट में दिन में जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, वहीं रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार में इतना डिफरेंस नहीं है, या केरला में दिन और रात के टेम्परेचर में। यानी कि जो आपके इक्वेटर के आसपास जो जोन आएंगे उनमें इतना टेम्परेचर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। राजस्थान में क्यों मिलता है? क्योंकि राजस्थान में रेत है, और डेजर्ट में क्या होता है कि डेजर्ट में रेत जितनी तेज़ी के साथ गर्म होती है उतनी ही तेज़ी के साथ ये ठंडी भी होती है। ठीक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप जितनी तेज़ी के साथ गर्म होगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और रात में वो लो हो जाता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे मेघालय में 400 सेमी से भी ऊपर बारिश पड़ती है, और लद्दाख की और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 10 या 20 सेमी तक बारिश ही हो पाती है। मतलब कि बारिश में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है रेनफॉल में। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी अधिकतम हिस्से में लगभग जून से सितंबर में बारिश का सीज़न हमारे यहाँ चलता है। वर्षा ऋतु है ना, तो जून टू सितंबर आप समझिए। अब तो जुलाई चल रहा है, ये मैं वीडियो जुलाई में बना रहा हूँ, तो आप अब ये समझ लीजिए कि अच्छा मौसम बरसात का है। और इंडिया में बहुत जगह बाढ़ भी आती है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं पड़ेगी अब। तमिलनाडु में जो बारिश पड़ती है वो पड़ती है जाड़ों में, ज़्यादा बारिश पड़ती है वहाँ पे, है ना, अक्टूबर नवंबर में, रिट्रीटिंग मानसून में। चलिए आगे चलते हैं। कोस्ट गेट्स लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है इसको देख लीजिए। लिखा है वाई द हाउसेज इन राजस्थान। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ रीजंस हैं जिनके आंसर आपको देने होंगे। वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो मोटी दीवारें क्यों बनती हैं, और है ना, फ्लैट रूफ्स की होती हैं। तो मोटी दीवार इसलिए बनती हैं ताकि आप इतनी मोटी दीवारों में जो है आप हीट, जो बाहर की हीट है ना, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, इंसुलेटर का ये काम करती हैं। तो उसके बाद और मिट्टी की होती हैं, है ना। वाई इज़ इट दैट द हाउसेज इन द तराई रीजन, गोवा में और मंगलोर में स्लोपिंग रूफ्स क्यों बनाते हैं? भाई जहाँ ज़्यादा बारिश पड़ेगी उसके लिए वो स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं। ठीक, और उसके बाद जिससे कि पानी बिल्कुल छत पे ना रुके। और वाई हाउसेज इन आसाम बिल्ट ऑन स्टिल्ट, देखिए खम्भों पर घर बनाते हैं आसाम में। तो क्यों बनाते हैं? तो भैया जहाँ जब फ्लड प्रोन एरिया होगा, जहाँ पे बाढ़ आएगी, तो वहाँ पे अपने घरों को बचाने के लिए वो खम्भों पर घर बनाते हैं लकड़ी के, जिससे कि वो पानी नीचे को बह जाता है और आप ऊपर सेफ रहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट जो है, जो फैक्टर्स हैं क्लाइमेट कंट्रोल, है ना, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट एनी प्लेस। जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं, देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर हैं क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। जो लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। मैं आपको यहाँ तो कुछ समझाने वाला नहीं हूँ, और मैं आपको ये चीज़ें आगे डिटेल में है तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा आगे समझाने वाला हूँ। देख लीजिए यहाँ पे राइट साइड में। ठीक, सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा, और रिलीफ भी है, या रिलीफ का मतलब यह है ऊंचाई और नीचाई, है ना। ठीक, यानी ज़मीन का जो हिस्सा है, कहीं माउंटेन है कहीं फ्लैट है। तो माउंटेन पे तो आप सभी लोग जानते हो कि माउंटेन पे दिन तो गर्म, थोड़े बहुत दिन तो लगभग सभी जैसे सामान्य होते हैं। अगर धूप निकल रही है हर जगह तो सभी जगह सामान्य होंगे, बट ठंडा होता है माउंटेन पे, आपको पता है। क्योंकि जितना भी हम ऊंचाई पर जाते हैं, है ना, ये पढ़ने वाले हम आल्टीट्यूड में, यही चीज़ है कि जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं टेम्परेचर हमारा डाउन होता चला जाता है। यानी कि अगर हम लगभग 165 मीटर चलते हैं ऊपर को, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की उसमें कमी महसूस होती है। ठीक, तो लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। हमारे देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती बिल्कुल बीचों बीच से, है ना। तो इस तरह से हमारा जो आधा हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में हो जाता है, और हमारे देश का आधा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में हो जाता है।
ठीक। तो ऑल द रिमेनिंग एरिया ऑफ द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज एज सब ट्रॉपिक्स, लिखा है यहाँ पे सब ट्रॉपिक, देयरफॉर इंडिया क्लाइमेट हैज करेक्टराइज ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल। यानी कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिए कि ये जैसे ये इंडिया मान लीजिए, चलो अभी दोबारा से बना रहा हूँ, सॉरी ठीक से नहीं बना कुछ। तो इस तरह से ये हिस्सा है इंडिया का, ठीक। और यहाँ से अगर ट्रॉपिक कैंसर निकल रही है तो ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का हो जाता है और नीचे का हिस्सा साउथ का हो जाता है। तो ऊपर तो हो गई अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गई और नीचे हो गई आपकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ दो तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। आल्टीट्यूड की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ अ माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैव एवरेज हाइट ऑफ लगभग 6000 मीटर तक ऊंचे हमारे यहाँ पहाड़ होते हैं, है ना। और जो कोस्टल एरिया है उनमें बहुत मामूली सा स्लोप होता है, लगभग 30 मीटर ऊंचा तक स्लोप होता है, हद है, ठीक। तो सेंट्रल एशिया से आने वाली यानी कि हिमालय की तरफ से आने वाली हवाएं, ठीक है, वो ये उधर से हिमालय रोक देता है। देख लीजिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे हिमालय है ये। तो उधर से सेंट्रल एशिया की तरफ से आने वाली हवाएं ये बैरियर का काम करता है। ठंडी हवाएं रसिया की तरफ से, चाइना की तरफ से हमारे यहाँ नहीं आ पाती, ये एक दीवार का काम करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो माउंटेन, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट इज सब कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली मिल्डर विंड्स, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी ठंड नहीं पड़ती इंडिया में, मतलब इतनी है कि आप लोग सहन कर पा सकते हैं उसको, है ना। और रही बात हिमालय की, तो भैया वो ऊंचाई पे है इसलिए वहाँ पर ठंड पड़ती है। प्रेशर विंड्स की बात करते हैं तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, ये कुछ तरह की हवाएं दी हुई हैं। अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंशन, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ, ठीक। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। द ब्लो ऑफ साउथवर्ड्स गेट डिफ्लेक्टेड राइट टू ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। अब मैं आपसे बताऊं, देख लीजिए कोरियोलिस का फोर्स क्या होता है। यहाँ देख लीजिए जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला, है ना। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है आपको समझेंगे ध्यान से। apparent force caused by the earth rotation, the Coriolis force is responsible for deflecting winds toward the right in the north hemisphere and toward the left in the southern hemisphere. This is also known as the Farrell's law. इसको एक साइंटिस्ट है उनका, है ना, फेरल, उनके नाम फेरल्स लॉ भी इसको हम कहते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ अभी आपको, देख लीजिए यहाँ देखिए आप, थोड़ा यहाँ बना देता हूँ पिक में, है ना। जैसे कि ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ की हमारे बीच से आपको पता ही है इक्वेटर होती है। तो जो हमारी अर्थ घूमती है तो हमारी अर्थ के घूर्णन से, है ना, इसके मूवमेंट से हमारी अर्थ पे एक फोर्स काम करता है। तो उस फोर्स की वजह से इधर को तो राइट में हवाएं चलती हैं ऐसे, ठीक, और इधर को लेफ्ट में, है ना, ठीक। तो ऐसे समुद्र में भी चक्रवात इसी ढंग से आते हैं, इसी फोर्स की वजह से। तो इसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक। एक्चुअली मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, कोरियोलिस, है ना, ठीक। तो अब इसको हम फेरल लॉ भी कहते हैं। देखो इन्होंने दिया है कि राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आगे चलते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन in the south easterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon wind, or these winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. यहाँ बात हो रही है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर कि आपके मानसून की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है मैं आपको अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। चलिए यहाँ ये जैसे ये अर्थ है हमारी, ठीक, यहाँ हमारा देश है, ये आपका भारत हो गया। तो यहाँ से मतलब इधर से ऐसे करके हवाएं यहाँ से चलती हैं, ठीक। तो यहाँ इंडियन ओशियन है नीचे, तो ये हवाएं यहाँ से, इधर हाई प्रेशर होता है तो लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं और यहाँ पे समुद्र से नमी लेती हैं और पूरे देश में इस तरह से बारिश करती हुई चली जाती हैं, ठीक, इन हवाओं को, ठीक है। मैं फिर से बना रहा हूँ, ये देख लीजिए फिर से, यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि किधर से आती हैं और किधर को जाती हैं समझ लीजिए आप।
साउथ वेस्ट मानसून, यानी ये वाली जो एरिया है ये वाला साउथ वेस्ट है और जाती इधर को है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को जाती हैं हवाएं, इनको हम मानसून हवाएं कहते हैं, ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं हम जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम हवाएं कौन सी होती हैं? दीज आर द नैरो बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाई पर, है ना, 1200 लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर ये पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं। देयर स्पीड, यानी उनकी स्पीड लगभग 110 किलोमीटर पर आवर से, है ना, इन समर में होती है, और 184 किलोमीटर यानी कि विंटर में इनकी स्पीड तेज होती है, समझ लीजिए आप। नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड, द मोस्ट कंटेंट आर इन द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये वेस्टर्न यानी कि आपके मेडिटेरियन सी की तरफ से चलती हैं, और हमारे इंडिया में लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बहुत जाड़ों में बहुत ठंडी चलती हैं, ठीक है। और बरसात की बात करें, वो सॉरी गर्मियों में ये 110 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस। द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ। ये जाड़ों का एक ऐसी घटना है, ब्रॉड बाय द वेस्टर्न फ्लो, यानी कि पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं ये भी, ठीक है, फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। ये मेडिटेरेनियन रीजन की तरफ से चलती हैं। दे यूजुअली इंटरफेरेंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ, ये हमारे जो नॉर्थ के हिस्से है उसके वेदर को इंटरफेरेंस करती हैं, उसमें डिस्टर्बेंस डालती हैं, ठीक है। तो एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून में ट्रॉपिकल्स लिखा है यहाँ पे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। इसी समय पे मतलब ईस्ट की तरफ से जो रिट्रीट मानसून होता है जो अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। एंड पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, दीज डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द कोस्ट रीजन ऑफ कंट्री। हैव यू रीड और हियर्ड अबाउट द डिसास्टर्स कॉज्ड बाय देम ऑन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट। ठीक, मैं आपसे समझाऊंगा आपको कि जैसे कि इधर ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ये तो चलती हैं इधर से, है ना, वेस्ट की तरफ से, और ईस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस चलती हैं इधर से, ईस्ट की तरफ से इंडिया में, ठीक, जो इंडिया के इस कोस्ट पे यानी कि ईस्ट कोस्ट पे डिस्टर्बेंस करती हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी डिज़ास्टर को लाती हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम। उसके बाद देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस पिक में, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक देखेंगे, एक दो टर्म और रह गई हमारी, तो इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। एक है हमारा ITCZ। ITCZ का मतलब होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, इट इज़ ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा, है ना। ये चीज़ है, तो यहाँ ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास पास, है ना, इधर से भी जो हवाएं आती हैं, है ना, ये ट्रेड विंड्स, और इधर से भी जो ट्रेड विंड्स जहाँ इक्वेटर पर आके मिलती हैं। तो इस एरिया में ये देखो मैंने कैसे बनाया, टेढ़ा मेढ़ा बनाया, यानी कि पैरेलल भी हो सकता है इक्वेटर के और पैरेलल नहीं भी हो सकता। तो इस एरिया में ये जो बीच का एरिया मैंने ये अच्छा सा ये एरिया हो गया है आपका, तो ये इस एरिया में ये जोन जो कहलाता है वो ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स कहलाता है, ठीक है। तो ये पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी, और इसमें ये सन की जो स्थिति के साथ बदलता भी रहता है ना। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, है ना। दिस कन्वर्जन जोन लाई मोर ऑफ लेस पैरेलल, मैंने बताया ना, पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी। और ये सन के अपेरेंट मूवमेंट लिखा नीचे कि द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। सन की मूवमेंट से ये थोड़ा इसकी दिशाएं बदलती रहती हैं, ठीक। एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये जो नाम है ना, ये एक ओशन करंट का नाम है। तो ये पेरू, आपने नाम सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका में पेरू पड़ता है ना। अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू ए टेम्प्रोरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, और इसका मतलब होता है कि इनकी नज़रों में कि रेफर्स टू ए बेबी क्रिस्ट, यानी कि जीसस क्रिस्ट का बच्चा, छोटा जीसस क्रिस्ट।
एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, ये क्रिसमस के समय में ये करंट स्टार्ट होता है। करंट मतलब होते हैं समुद्र में जो समुद्री पानी एक नियत दिशा में की ओर चलता है, उसको हम करंट्स कहते हैं। ठीक, तो ये गर्म करंट चलता है तो इसकी जगह ठंडा करंट इसकी जगह लेने के लिए आ जाता है ना। ठंडी धारा जिसे कहते हैं, समुद्र की धाराओं को करंट कहते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन दिस रीजन। तो अपनी एरिया में ये ट्रेड विंड्स जो होती हैं उनको वीक कर देता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम। ठीक, ये कुछ सीजन्स दे रखे हैं इंडिया के, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, ये सभी आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये मानसून है देखिए भारत का। तो ये फिगर आप देखेंगे ध्यान से, एडवांसिंग है ना, एडवांसिंग मानसून देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए कि 1 जून में केरला में बारिश पड़ती है। ठीक है, ये रहा, ऐसे करके यहाँ से हवा जाएंगी। 5 जून तक यहाँ बारिश हो जाती है। ठीक, नीचे चलते हैं, देख लीजिए 10 जून तक ये मुंबई में बारिश होनी लगती है और ऐसे करके हवाएं निकलती हैं। 15 जून तक यहाँ तक मानसून आ जाता है और 1 जुलाई तक आपके नॉर्थ यानी कि दिल्ली, यूपी और ये उत्तराखंड तक मानसून आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया में बात जो होती है ना मानसून की, तो वो 1 जून से माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे। यहाँ पे दिया है स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ लू। तो देखिए गर्मियों में हमारे जो हवा चलती है उनको लू कहते हैं और ये हवाएं मोस्टली जो उत्तर भारत में चलती हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। यहाँ देखते हैं लिखा है दिस इज आल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स, टोरेंटियल डाउनपोर्स ऑफ ऑफन accompanied by hail in वेस्ट बंगाल स्टॉर्म्स आर। अच्छा, वेस्ट बंगाल की तरफ जो आंधी चलती हैं और बारिश वाली आंधी, उनको हम काल वैसाखी कहते हैं। ठीक, उसी के टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, यानी कि समर सीजन के पास आते आते प्री मानसून शोअर, यानी कि गर्मियों से, जैसे गर्मियों में ही मतलब आप समझ लीजिए कि जून से पहले ही जो बारिश मई में आ जाती है जैसे, और तो वो पहले ही जो बारिश आती है और यहाँ पे इस एरिया में, और पहले जो यहाँ पे बारिश आने से आम पक जाते हैं। तो अब आम किस पे डिपेंड करता है, आम बारिश पे तो डिपेंड करता है। तो इस तरह से इसको प्री मैंगो शोअर भी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। देख लीजिए यहाँ राइट साइड में कुछ है कि जो मैंने कुछ कराने के लिए, ऐसा तो इधर तो कुछ नहीं है। काल वैसाखी आपका हो गया, मैंगो शोअर हो गया। तो कुछ हवाएं हैं इनको लोकल विंड्स कहते हैं। ठीक है, हर तरह की हवाएं होती हैं जो अपनी अपनी जगह में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। ठीक, अब हम बात एडवांसनिंग ऑफ मानसून, है ना, यही तो है मैंगो शोअर। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देख लीजिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे आप इस फिगर को। ठीक है, लिखा है 15 नवंबर, 1 नवंबर, 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। ये मानसून हवाएं जब जाड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये धीमी पड़ जाती है, इनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है, तो इतनी दूर तक ना जा पाके फिर ये बस यहीं तक ही ऐसे ही मुड़ जाती हैं। ठीक है जी, अब जब यहाँ मुड़ जाती हैं तो आप यहाँ पर आप इसकी डेट ज़रूर देखेंगे। देख लीजिए लिखा है 15 नवंबर, यानी पहले अक्टूबर में आगे तक जा रही थी ना, देखिए अक्टूबर में यहाँ तक जा रही थी, आगे तक मार कर रही थी, फिर 15 अक्टूबर तक आ गए, फिर यहाँ ऐसे मार करने लगी, है ना। अब नवंबर आ गया तो और ढीली पड़ गई, इनकी स्पीड कम पड़ गई तो यहाँ आने लगी, घूम गई। और बात करें फिर 15 नवंबर तक आए तो फिर यहाँ, तो ये अक्टूबर नवंबर में ये एरिया बारिश होती है इस एरिया में, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिट्रीट मानसून कहते हैं। ठीक है, तो रिट्रीट मानसून आगे दिया भी होगा, तो इसको देखो, ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मैंने समझा दिया है, तो आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया है इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो मासिनराम द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज आल्सो रिप्यूटेड फॉर इट्स स्टेग्मेटाइट एंड स्टेलेक्टाइट केव्स, है ना। देखिए यहाँ पे 2 तरह की केव्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, स्टेलेग्माइट एंड स्टेलेक्टाइट। मासिनराम सबसे वेटेस्ट प्लेस है, संसार का सबसे वेटेस्ट प्लेस है ये, और यहाँ पे इस तरह की केव पाई जाती है, इनके लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए ये चीज़ छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश संसार में कहाँ होती है, मासिनराम में होती है, 1200 सेमी से भी ज़्यादा होती है, मेघालय में एक जगह है ये। ठीक है, उसके बाद
अब तो इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी कि हमारे देश में जो मानसून है वही उसी के ऊपर पूरी देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लगभग 70% लोग, है ना, 68 या 70% लोग एग्रीकल्चर इंगेज करते हैं। तो इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं मानसून पे। वैसे तो आजकल तो सभी चीज़ें सिंचाई के साधन हो गए, लेकिन मानसून को इसलिए यूनिफाइंग बॉन्ड कहा गया है शुरू से ही। ये एक ऐसा मैप है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। ये कलर दिखा रहे हैं कि कहाँ कितनी बारिश होती है। देखिए डार्क कलर शो कर रहा है कि एबव 400 से ज़्यादा बारिश मैं आपसे बताऊं तो केवल ये हिस्सा थोड़ा सा है और ये हिस्सा थोड़ा सा है। यहाँ 400 से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और उससे कम बारिश दी हुई है, ये थोड़ा वैसा, यहीं पे ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पे ये दो हिस्से हैं, 200 से 400। और फिर ये वाला एरिया है ना 100 से 200 के बीच, ये वाला एरिया, ठीक। और फिर राजस्थान वगैरह में तो आप देख लीजिए 0 to 20 ये, है ना। और नीचे भी जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे तो लद्दाख में नहीं मिलेगी बारिश आपको। ये देख लीजिए 0 to 20 है, बारिश नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। ये आप मैप ध्यान में रखेंगे और बस इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा कुछ इसमें जितना मैंने बताया आपको इतनी टर्म्स ध्यान रखनी है, तो ये आपके मैचिंग हो जाएंगे। सॉरी मैचिंग नहीं, वन वर्ड इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, तो मासिनराम। द विंड ब्लो इन द नॉर्थ प्लेन्स समर इज नोन एज द, गर्मियों में हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में हवा चलती है उनको लू कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती है। मानसून अराइव्स इन इंडिया, लगभग हमारे यहाँ जून के शुरू में मानसून आ जाता है। हमारे यहाँ जाड़ों में किस तरह के दिन होते हैं, देखिए ठंडे दिन होते हैं और ठंडी ही रातें होती हैं, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप चैप्टर में से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी तैयारी करते रहेंगे मेरे चैनल से।